राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है। राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है। राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है। राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है। राम एकांत है, राम महफिल भी है। राम एकांत है, राम महफिल भी है। राम रास्ता भी है, राम मंजिल भी है। राम रास्ता भी है, राम मंजिल भी है। राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है। राम जीवन में है, राम मुक्ति भी है। राम है रोज भी, राम युक्ति भी है। राम है खोज भी, राम युक्ति भी है। राम मनहर भी है और मनस्वी भी है। राम मनहर भी है और मनस्वी भी है। राम राजा भी है और तपस्वी भी है। राम राजा भी है और तपस्वी भी है। राम आराध्य है, राम आराधना। राम आराध्य है, राम आराधना। राम है साध्य भी, राम है साधना। राम है साध्य भी, राम की साधना। राम मानस भी है, राम गीता भी है। राम मानस भी है, राम गीता भी है। राम है राम भी, राम सीता भी है। राम है राम भी, राम सीता भी है। राम है धारणा, राम ही धर्म भी। राम है धारणा, राम ही धर्म भी। राम कारण भी है, राम ही कर्म भी। राम कारण भी है, राम ही धर्म भी। राम महलों में है, राम जंगल में है। राम महलों में है, राम जंगल में है। राम है शोक में, राम मंगल में है। राम है शोक में, राम मंगल में है। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून मेरे यारों। ओ मेरे यारों, क्या हाल चाल है आप सभी के। राम हर युग में है, राम हर पल में है। राम हर युग में है, राम हर पल में है। राम है आज में, राम ही कल में है। राम है आज भी, राम ही कल में है। राम गृह
है संत भी, राम गृहस्थ है, राम है संत भी, राम है अंत भी, राम ही अंत भी। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून मेरे यारों, मेरे क्यारों, मेरे प्यारों, मेरे प्रोफेशनल वाले बच्चों, क्या हाल चाल है तुम्हारे? ठीक है, बहुत दिनों के बाद मिल रहा हूँ तुमसे, बहुत दिनों के बाद। हाँ, 30 तारीख को नहीं मिला था ना, 30 तारीख को नहीं मिला था, 1 तारीख को नहीं मिला था, 2 तारीख को मिल रहा हूँ। आज मेरे को लाइव मिलना था, बट आज विजयदशमी दशहरे के चक्कर में ना आज सोसाइटी में कोई लाइट वाइट का काम चल रहा है, क्योंकि आज शाम को होता है फंक्शन, उसमें जलाते हैं रावण, तो कोई इस चक्कर में लाइटिंग वाइटिंग लगा रहे हैं, तो प्रॉब्लम चल रही थी। तो मेरे को यह था कि मैं तुम्हारी क्लास मिस ना करूं, इसलिए फिर इसको मैं रिकॉर्ड करके, ठीक है, अपलोड कर दूंगा, आप इसको आराम से देख लेना। अच्छा, कल 3 तारीख है ना, कल हम मिलेंगे वही सेम टाइम पर सुबह 9 बजे, ठीक है। 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, ठीक है, ये हम मिलेंगे सुबह 9 बजे, ठीक है। फिर 6 तारीख से जो हम मिलेंगे, 6 तारीख से जो हम मिलेंगे 7:45, 9, तो आप मान के चलो 6 तारीख से जो हम मिलेंगे वो मिलेंगे 9:30 बजे, ठीक है। मतलब 6 तारीख से हम मिलेंगे 9:30 बजे, क्योंकि एक्चुअली 6 तारीख से मेरा एक बैच स्टार्ट हो रहा है सुबह 7:45 से लेकर 9:15 बजे तक का, ठीक है। तो उसमें मेरी क्लास होगी 7:45 से 9:15, तो मैं 9:30 तुम्हारी टाइमिंग कर दूंगा, तो 9:30 से लेकर 10:30 बजे तक हम मिलेंगे जी। तो अभी मान के चलो, अभी हम 9 बजे मिल रहे हैं, कल भी 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को 9 बजे, देन फिर 6 तारीख से हम मिलेंगे 9:30 से लेकर 10:30 बजे, ठीक है जी। चलो, अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ। अच्छा, आपको मेरे को केस स्टडी देनी थी, मैं केस स्टडी भी नहीं दे पाया, क्योंकि एक्चुअली हमारे घर में ना मुहूर्त था, मतलब फरीदाबाद में एक छोटा सा घर लिया है हमने, ठीक है, छोटा सा 2 कमरे हैं, ठीक है। अब तुम अपने ख्याली पुलाव मत बनाना कि हाँ बहुत बड़ा होगा, ये है वो है, एक्चुअल में ही छोटा सा घर है, ठीक है। सुनो अब ध्यान से। तो वहां पर था हवन, इस चक्कर में थोड़ा सा बिजी था मैं, तो वहां पर मैं आपके इसलिए केस स्टडी मतलब दे नहीं पाया था, बट फाइनली आज मैं केस स्टडी यहाँ पर बनाकर लेकर आया हूँ। तो एक बार फटाफट से हम केस स्टडी डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने सेक्शन 7 स्टार्ट किया था ना, 7.1 हमने कंप्लीट कर लिया, 7.1 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो वहां तक की जितनी भी केस स्टडी है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज वाली क्लास में, ठीक है। चलो एक बार फटाफट से आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से, पहली केस स्टडी चेक करो। पहली केस स्टडी क्या है? पहली केस स्टडी है अल्फा, चेक करना। अल्फा स्टील प्राइवेट लिमिटेड टुक ए टर्म लोन, 3 करोड़ रुपए का उसने लोन लिया फ्रॉम बैंक जेड, एक बैंक जेड से उसने 3 करोड़ रुपए का लोन लिया, ठीक है। रीपेमेंट शेड्यूल रिक्वायर्ड क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 30 लाख, मतलब क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट जाती है 30 लाख की। तो अगर क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट 30 लाख की जाती है तो मतलब ये है हर क्वार्टर में 30 लाख, तो एक साल में 4 क्वार्टर, मतलब 1 करोड़ 20 लाख रुपए एक साल की रीपेमेंट है। द कंपनी फेल्ड टू पे इट्स इंस्टॉलमेंट ऑफ 90 लाख, मतलब 90 लाख रुपए की उसने पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया, 3 क्वार्टर की जो पेमेंट बनती है। बैंक फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7, बैंक ने सेक्शन 7 में एप्लीकेशन फाइल कर दी ऑफ आईबीसी टू इनिशिएट सीआरपी स्टेटिंग दैट द कंपनी हैज कमिटेड अ डिफॉल्ट। अब कॉर्पोरेट डेटर आर्ग्यू कर रहा है कि सिंस द टोटल लोन आउटस्टैंडिंग इज 3 करोड़ above threshold but the unpaid installment are only 90 lakh below the threshold of 1 crore, the application is not maintainable, की application ये सही नहीं है। CRP can only be trigger if the entire default amount equal to 1 crore, मतलब वही बात करना चाह रहे हैं कि equal to और more than 1 crore से अगर ऊपर डिफॉल्ट होगा तब आप एप्लीकेशन इनिशिएट कर सकते हो। क्वेश्चन ये है whether CRP can be admitted if only part of the debt installment defaulted yes is less than 1 crore but the total loan liability is much higher। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या उसने पार्ट पेमेंट नहीं की तो क्या वो सीआरपी इनिशिएट कर सकते हैं? ये बात तो कंफर्म है कि वो कर सकते हैं, बट चाहे वो 1 करोड़ से कम का डिफॉल्ट हो तो भी कर सकते हैं, आंसर इज नो। अब यहां पर आप देखना वो कंफ्यूज करने की क्या कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है टोटल लोन 3 करोड़ का है,
आपने डिफॉल्ट जो किया वो 90 लाख का किया है, आपने पार्ट पेमेंट नहीं की, बिल्कुल सही बात है, पार्ट पेमेंट ना करना भी डिफॉल्ट की डेफिनेशन में आता है। याद करो हमने डिफॉल्ट की डेफिनेशन की थी ना, डिफॉल्ट की डेफिनेशन में था कि अगर आपने फुल पेमेंट नहीं की तो भी डिफॉल्ट है, पार्ट पेमेंट नहीं की तो भी डिफॉल्ट है। तो ये बात तो कंफर्म है कि डिफॉल्ट वाली कैटेगरी में आता है। जब ये डिफॉल्ट वाली कैटेगरी में आता है, बट डिफॉल्ट कितना होना चाहिए, वहां पे चेक करो, डिफॉल्ट वर्ड लिखा हुआ है, लोन वर्ड नहीं लिखा हुआ था। लोन आपने कितने का लिया हो मैटर ये नहीं करता, डिफॉल्ट आपने कितने का किया मैटर ही करता है। तो डिफॉल्ट आपका अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा का है तभी तुम एप्लीकेशन इनिशिएट कर पाओगे। अगर तुम्हारा 1 करोड़ से कम का डिफॉल्ट होगा उस केस में एप्लीकेशन इनिशिएट नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे डिफॉल्ट 90 लाख का है, लोन चाहे 3 करोड़ का है, डिफॉल्ट 90 लाख का है, तो यहाँ पे आप सीआरपी इनिशिएट नहीं कर सकते, बस ये पर ध्यान दो। अब अगर आंसर चेक करना, अंडर सेक्शन 312 डिफॉल्ट में नॉन पेमेंट होल और एनी पार्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट भी बिल्कुल यहां पे आती है। एज पर सेक्शन 4 quantum of default is must 1 crore or more to be triggered CRP. In this case the defaulted amount, जो defaulted amount है 90 लाख, which is below the statutory threshold limit, therefore CRP cannot be initiated even though the outstanding loan is 3 crore. Key principle, it's not the loan amount sanction but the default amount that matter. default amount matter करता है कि आपने default कितने का किया है, बस ये पर ध्यान दो। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है, डन, पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है, टेंशन मतलब। ये केस स्टडी मैं तुम्हारे भी ग्रुप में डाल दूंगा, ये केस स्टडी जो हमने आईबीसी वाला ग्रुप बनाया हुआ है ना उसके अंदर मैं केस स्टडी डाल दूंगा, ठीक है। अगले पॉइंट पर आओ। अब अगर बीटा टेक्सटाइल फेल टू रीपे 1.5 करोड़ टू सप्लायर पी ऑपरेशनल क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल, एट द सेम टाइम द कंपनी ऑल्सो डिफॉल्टेड ऑन इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ 90 लाख to bank Y, that is financial creditor. Additionally, due to mounting liability, the board of director of Beta Textile is itself considering initiate insolvency proceeding. वो खुद initiate करना चाह रही है insolvency proceeding, ठीक है। क्वेश्चन ये है, can bank Y initiate CRP under section 7? आंसर इज नो, बैंक Y तो नहीं कर सकता क्योंकि डिफॉल्ट जो है वो 1 करोड़ से कम का है। कैन सप्लायर P इनिशिएट? आंसर इज यस। Can Beta Textile Limited itself initiate? Answer is yes. Will the 3 option be maintainable? नहीं भैया, बैंक वो तो नहीं कर सकता, बाकी जो है वो 2 तो कर सकते हैं। देखो यहाँ पर बैंक वाई का डिफॉल्ट 70 लाख रुपए है, 1 करोड़ से कम है तो वो इनिशिएट नहीं कर सकता। सप्लायर पी ऑपरेशनल क्रेडिटर है, डिफॉल्ट 1.5 करोड़ है, 1 करोड़ से ज्यादा है तो वो कर सकते हैं। बीटा टेक्सटाइल इवन विदाउट प्रोवाइडिंग थ्रेशोल्ड, इवन विदाउट proving tech default to creditor, it can voluntarily file section 10 if it is committed default 1 crore or more. Since operational debt default 1.5 crore तो आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। Only supplier P and Beta Textile Private Limited has valid standing. Bank Y cannot file since its default जो है वो less than 1 crore है, बस ये पर ध्यान दो। तो सिंपल सी बात है। एक बच्चा कहता है सर क्या ये डिफॉल्ट एग्रीगेट नहीं होगा? नहीं, ये एग्रीगेट नहीं होगा। फाइनेंशियल क्रेडिटर वाले केस में गवर्नमेंट वहां पर 1 और मोर वर्ड लिख रही है, ऑपरेशनल क्रेडिटर में ऐसा नहीं कि सारा डिफॉल्ट हम एग्रीगेट करेंगे ना, क्योंकि फाइनेंशियल क्रेडिटर अलग है, ऑपरेशनल क्रेडिटर अलग है, इन दोनों के डिफॉल्ट को हमें एग्रीगेट नहीं करना, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, इसको लोग कर सकते हैं। चलो अगले पॉइंट पर आओ। अब अगला कह रहा है हु कैन फाइल एप्लीकेशन। चलो देखो जी, बीटा टेक्सटाइल लिमिटेड फेल टू रिपे 1.5 करोड़ टू सप्लायर पी ऑपरेशनल क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल, एट द सेम टाइम कंपनी ऑल्सो डिफॉल्टेड एन इंटरेस्ट अमाउंट। ये तो वही आ गया यार, ये तो मेरे को लग रहा है वही है, दोबारा से केस स्टडी आ गई है, तो ये तो सेम केस स्टडी हो गया। चलो अगले पॉइंट पर आओ। अब अगले पॉइंट पर आओ, यहां पे ध्यान देना, यहां पर क्या लिखा हुआ है। अब यहां पर गवर्नमेंट कह रही है, देखो जी, ऑन 1 जून 2024, ध्यान से पढ़ना, ऑन 1 जून 2024 बैंक ए दैट इज फाइनेंशियल क्रेडिटर फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 अगेंस्ट XYZ लिमिटेड बिफोर एनसीएलटी फॉर डिफॉल्ट ऑफ 5 करोड़। द एनसीएलटी एडमिटेड द एप्लीकेशन ऑफ 20 जून 2024 and declare moratorium under section number 14 during the period of 2 जून को, ठीक है जी, 2 जून 15 जून 2024 XYZ लिमिटेड ट्रांसफर 50 लाख टू वन ऑफ इट्स रिलेटेड पार्टी, ठीक है, 2 जून से 15 जून, ठीक है। द आरपी आफ्टर, हाँ जी, द आरपी आफ्टर अपॉइंटमेंट आर्ग्यू दैट दिस इज ए प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन under section 43 because it happened after initiation. Okay, चलो,
क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग अवॉइडेबल प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन शुड द इनिशिएशन डेट 1 जून और कमेंसमेंट डेट 20 जून बी टेकन एज द ट्रिगर पॉइंट। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन पहले मुझे बताओ, अब क्वेश्चन बस मेरा ये निकल के आ रहा है कि इनिशिएशन डेट और कमेंसमेंट डेट में फर्क क्या है। अच्छा, प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है मे भी आपको भी समझ में नहीं आएगा। सेक्शन नंबर 43 से लेकर हमारे सेक्शन नंबर 52 तक है प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है, अवॉइडेबल ट्रांजैक्शन, कई सारी ट्रांजैक्शन हमारी वहां पे निकल के आती हैं जो आगे जाके हम रिवाइज करेंगे। रेगुलर बैच में आपको थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा होगा कि अगर हम पेमेंट के टाइम पर किसी को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो उसको प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन में कवर करते हैं, जो एक तरह से आईबीसी में सही नहीं है। तो बस वहां पर ये बात करना चाह रहे हैं कि पहली बात तो इनिशिएशन डेट और कमेंसमेंट डेट क्या दोनों सेम होती है? आंसर इज नो। इनिशिएशन डेट क्या होती है कि जहां पर आपने एप्लीकेशन डाली है, भाई जहां पर आपने सीआरपी के लिए अप्लाई किया वो इनिशिएशन डेट है, और जब वो एप्लीकेशन एडमिट हो गई तो सीआरपी की कमेंसमेंट डेट है। अब जितने भी आईबीसी में हम पॉइंट करते हैं ना वो सारे के सारे कमेंसमेंट डेट से काउंट होते हैं, इनिशिएशन डेट से काउंट नहीं होता। अब यहां पे चेक करो तो ट्रिगर पॉइंट पूछ रहे हैं सेक्शन 5 इनिशिएशन डेट, डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन, वही 5 डेट कमेंसमेंट डेट एडमिशन। अब प्रेफरेंशियल अवॉइडेबल ट्रांजैक्शन आर टेस्टेड विद द रेफरेंस टू द कमेंसमेंट, मैंने बोला ना सब कुछ कमेंसमेंट डेट से आता है, नोट इनिशिएशन डेट। हियर द ट्रांसफर ऑफ 50 लाख दैट इज 2 से बीच 15 जून पास बिफोर कमेंसमेंट ऑफ डेट दैट इज 20 जून, हेंस कैन नॉट बी अटैक एज प्रेफरेंशियल अंडर सीआरपी। की लर्निंग फाइलिंग वर्सेस एडमिशन आर टू डिफरेंट माइलस्टोन, सीआरपी स्टार्ट ओनली फ्रॉम द कमेंसमेंट। बस ये बात ध्यान दो भाई, जो भी हमें सीआरपी कमेंस करना है वो कमेंसमेंट डेट से शुरू होगा, इनिशिएशन डेट से शुरू नहीं होगा, बस ये बात ध्यान देना। क्लियर है जी? अब अगले पॉइंट पर आओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, यह है ओमेगा कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड डिफॉल्ट एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर ड्यू 1.2 करोड़ ऑन 10 जनवरी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 10, ठीक है। एनसीएलटी एडमिट द एप्लीकेशन 5 फरवरी, तो 5 फरवरी को एडमिट किया तो यहां से आपका सीआरपी कमेंस हो रहा है, ठीक है। और यहां पे आपने फिर ड्यूरिंग दिस गैप क्या हुआ, 10 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में क्रेडिटर ऑफ ओमेगा फाइल स्यू इन सिविल कोर्ट टू रिकवर देयर ड्यूज। After 5 February, Omega claimed those suit are barred by the moratorium. Creditor argue since the initiation date is 10 January, the suit filed between 10 से 5 फरवरी are also hit by moratorium. Answer is no. Moratorium जो कमेंस होता है वो सीआरपी से कमेंस होता है, याद करो। एक सेक्शन 14 आप डिस्कस करोगे आगे जाके मोरिटोरियम, तो मोरिटोरियम की जो कमेंसमेंट डेट होती है ना वो सीआरपी से कमेंस होता है, वो इनिशिएशन से कमेंस नहीं होता। तो जहां पे सीआरपी कमेंस होगा वहां से तुम्हारा मोरिटोरियम स्टार्ट होगा, बस ये बात ध्यान दो। अब क्वेश्चन, इज मोरिटोरियम इफेक्टिव फ्रॉम इनिशिएशन डेट और कमेंसमेंट? तो पहली बात ये इनिशिएशन डेट है, ये कमेंसमेंट डेट है, तो हमारा सेक्शन 13 14 जो है मोरिटोरियम जो है वो कमेंसमेंट से स्टार्ट होता है, इनिशिएशन से स्टार्ट हमारा यहाँ पे नहीं होता। ये पॉइंट हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। तो जब भी हमें मोरिटोरियम स्टार्ट करना है वो कमेंसमेंट से स्टार्ट करना है, इनिशिएशन से हमारा स्टार्ट नहीं करना। Therefore, suit filed between 10 and 5 are valid and not hit by moratorium. 5 फरवरी ऑनवर्ड आप कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट यहां पर जो है वो कमेंसमेंट हो चुकी है, उसके बाद मोरिटोरियम की बातें होती हैं, उससे पहले मोरिटोरियम की बातें नहीं होती है। अगला पॉइंट देखो जी, अब यहां पे देखो जी, अब यहां पे स्टेलर ऑटोमोबाइल लिमिटेड हैज द फॉलोइंग डेट 15 करोड़ लोन फ्रॉम बैंक ए रेगुलरली सर्विंग ईएमआई, 12 करोड़ लोन फ्रॉम बैंक बी डिफॉल्टेड ऑफ 1.5 करोड़, 10 करोड़ फ्रॉम बैंक सी नो डिफॉल्ट। बैंक ए ऑल्दो इट्स लोन इज फुली सर्विस and no default exists towards it, file an application under section 7(1) before NCLT to initiate CRP against Stellar Automobile setting the default of 1.5 crore O to बैंक नंबर B। पागल हो क्या? ऐसा हो सकता है क्या? Since बैंक A has not, corporate data कह रहा है not suffered any default itself, it has no locus standi to file under section 7, only the creditor against whom default has occurred bank B can approach NCLT, allowing bank A when open the floodgates for unrelated bank or creditor to drag company into insolvency even if their or dues are paid। तो क्वेश्चन ये है, कैन बैंक ए, ध्यान से,
कैन बैंक ए validate in say CRP section 7 even though no default has been occurred in respect of his own loan but default exists with other bank भी। तो आप ध्यान रखना सेक्शन 7 में एक्सप्रेसली स्टेट द फाइनेंशियल क्रेडिटर में फाइल एप्लीकेशन व्हेन ए डिफॉल्ट हैज अकर। फिर प्रोविजो कहती है डिफॉल्ट इंक्लूड्स अ डिफॉल्ट ऑन ए फाइनेंशियल डेट ओ not only to the applicant financial creditor but any other financial creditor of the corporate debtor. Thus bank A can initiate application on default towards B. Reason IBC focus on the default of the corporate debtor, not on whether the default is towards the applicant specifically. Once default is 1 crore or more exists in respect of any financial creditor, any other financial creditor including those whose debt is not default can approach NCLT. The corporate debtor की ऑब्जेक्शन जो है वो सही नहीं है, वो गलत है। याद एक पॉइंट हमने किया था जब मैंने कहा था कि मतलब अगर किसी ने एप्लीकेशन फाइल की है तो दूसरे का डिफॉल्ट है, उसकी एप्लीकेशन जो है मैं भी यहां पर फाइल कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। यहां पर कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल ए है और बी है और बी ने डिफॉल्ट किया, हाँ ये ऑपरेशनल क्रेडिटर नहीं होना चाहिए, बस ये पर ध्यान दो। तो ए भी फाइनेंशियल क्रेडिटर है, बी भी फाइनेंशियल क्रेडिटर है। ए जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है और बी जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, बी ने यहाँ पे डिफॉल्ट किया, ए ने डिफॉल्ट नहीं किया, तो क्या बी के बिहाफ पे ए मतलब ए फाइल करके बी के डिफॉल्ट की एप्लीकेशन इनिशिएट कर सकता है? यस, बट मैं बता दूं ऑब्वियस से बात है बी से पहले वो अप्रूवल देगा, ठीक है ना, बी से पहले वो अप्रूवल देगा ये, बट ऑब्वियस सी बात है कि विदाउट ऑथराइजेशन या विदाउट अप्रूवल ऑफ बी ए एप्लीकेशन जो है वो इनिशिएट नहीं कर सकता बी के बिहाफ पे, बस ए पर ध्यान दो। मतलब पहले बी को अप्रूवल देनी पड़ेगी, उसके बाद ही ए बी के बिहाफ पे एप्लीकेशन इनिशिएट कर पाएगा। विदाउट अप्रूवल जो है वो ए बी के बिहाफ पे एप्लीकेशन इनिशिएट नहीं कर पाएगा, बस ये पर ध्यान देना, ठीक है। आगे आओ जी, अगला पॉइंट क्या, अगला पॉइंट है यहां पर ड्रीम बिल्ड डेवलपर लिमिटेड लॉन्च टू प्रोजेक्ट। एक तो प्रोजेक्ट ए स्काई टावर्स, ठीक है, 950 होम बायर्स। फिर प्रोजेक्ट बी, ठीक है जी, प्रोजेक्ट बी अब यहां पे रिवर व्यू 300 होम बायर्स। इन प्रोजेक्ट ए 85 allotee filed a joint application under section 7 against the developer for delay in possession. They argue since the total number of allotee in project A 950, they cross the 10% of threshold. The developer object saying that do not meet 100 allotee or 10% of requirement. Question: can application be admitted if 85 allottees are joined by 20 allotee of project B? Would that satisfy the threshold? हाँ नहीं, पहले बताओ, सबसे पहले तो लिमिट बताओ, लिमिट कितनी है। Application can only be filed allotee on the same real estate project. Project A allotee must meet the threshold limit independently. 85 जो है वो 95 से कम है, ठीक है, hence not maintainable. They cannot combine the allotee from project B. Obvious सी बात है, जब एक बात बताओ, उस वो प्रोजेक्ट B है, ये प्रोजेक्ट A है, उनका प्रॉपर्टी अलग है, तुम्हारी प्रॉपर्टी अलग है, उनके पर्सन तुम्हारे अगेंस्ट में एप्लीकेशन कैसे इनिशिएट कर सकते हैं? सिंपल सी बात है। तो यहां पर गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि आपका जो डिफॉल्ट, आपकी जो लिमिट है वो कंप्लीट नहीं हो रही। 950 का 10% बनता है 95 और 100, विच एवर इज लेस। कम से कम 95 तो होने चाहिए, कम से कम 95 allottees जो है वो एग्री करेंगे तभी जाके एप्लीकेशन इनिशिएट होगी, नहीं तो एप्लीकेशन इनिशिएट नहीं होगी जी। पोस्टर सेफ वेल्थ फाइनेंशियल लिमिटेड एनबीएफसी टाइप कंपनी took a deposit of from 3000 retail investor. Many deposit matured but default occurred. 150 depositor jointly filed section 7 एप्लीकेशन। तो 3000 का 10% होता 300 और 150 विच एवर इज 300 और यहाँ पे हो गया 10% और 100 विच एवर इज लेस, तो लेस हो गया 100, ये है 150 हो सकता है। Corporate data argue that each depositor is an individual creditor must file separately. नहीं। Does the application satisfy section 7? पहली बार depositor from a class of creditor under section 21(6)(a) clause number B, threshold 100 और 10%। अब 300 और 100 which एवरेज लेस कितना बन गया 100, और फाइल किसने किया 150 ने, तो एप्लीकेशन जो है वो मेंटेनेबल है, क्योंकि जो लिमिट है उससे ज्यादा है, तो एप्लीकेशन आपकी मेंटेनेबल हो जाएगी। आगे देखो जी, ओमेगा इंडस्ट्री लिमिटेड इशू डिवेंचर वर्थ रुपीज 500 करोड़ टू 50 डिवेंचर होल्डर, अपॉइंटिंग ए ट्रस्टी अंडर ट्रस्टेड। 1 डिवेंचर होल्डर डायरेक्टली फाइल सेक्शन 7 अगेंस्ट ओमेगा
फॉर डिफॉल्ट इन कूपन पेमेंट. द कॉर्पोरेट डेटर ऑब्जेक्ट आर्ग्यूइंग दैट ओनली द ट्रस्टी कैन फाइल एप्लीकेशन. क्वेश्चन इज द एप्लीकेशन वैलिड. आंसर इज नो. मैंने पहले भी बोला डिवेंचर होल्डर होंगे, बॉन्ड होल्डर होंगे, इनके बिहाफ पे जो ट्रस्टी होगा वही एप्लीकेशन इनिशिएट करेगा और कोई नहीं करेगा जी. वेयर ट्रस्टी इज अपॉइंटेड, द ट्रस्टी जो है वही यहाँ पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का काम करेगा. एन इंडिविजुअल डिवेंचर होल्डर कैन नॉट फाइल डायरेक्टली, ओनली द ट्रस्टी में फाइल. और जो एप्लीकेशन है वो मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ट्रस्टी ने एप्लीकेशन फाइल नहीं की है. बस ये पर ध्यान दो. सिंपल केस चलिए. वैसे आगे देखो जी. अर्बन हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड हैज अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विद 820 allotted, 60 allotted defaulted and approach NCLT under section 7 jointly. They claim 10% of 820-82. We are 60, but since section 7 says whichever is less, the 100 threshold apply. We don't need to reach 82. क्या पागल ऐसी बात कर रहा है. Corporate debtor say no, the test is 100 or 10%, whichever is less, so you must meet 82. तो you meet 82. हाँ बिल्कुल सही बात है. Who is correct? तो ऑब्वियस सी बात है कॉर्पोरेट डेटर जो है वो करेक्ट है. 100 और 82 भी एवरेज लेस 82, तो कम से कम तो 82 होना चाहिए. यहाँ पे तो सिर्फ 60 है, तो एप्लीकेशन जो है वो मेंटेनेबल नहीं है. कम से कम 82 का होना जरूरी है. बस ये पर ध्यान दो. सिंपल सैंपल क्वेश्चन है. आगे देखो जी. अब यहाँ पे है ग्रीन हेवन डेवलपर लिमिटेड हैज प्रोजेक्ट ए सनराइज रेजिडेंसी 1200 होम बायर आउट ऑफ 90 allotted jointly फाइल सेक्शन 7 एप्लीकेशन फॉर द डिले इन पोजेशन. ठीक है. प्रोजेक्ट बी जो है मूनलाइट टावर 500 होम बायर 30 allotted फ्रॉम प्रोजेक्ट बी joined the 90 allotted of project A in the application. Additionally, Green Heaven has issued debenture worth rupees 200 crore to 70 investor with XYZ Trustee Limited appointed as a debenture trustee. One debenture holder ना भाई ये तो नहीं कर सकता. अब वो कह रहे हैं 90 allotee of project A fall short of the threshold. Allotee from different project cannot combine. बिल्कुल सही बात कह रहा है. A single debenture holder cannot. बिल्कुल सही बात कह रहा है. Is the application by 90 allotee of project A maintainable? Answer is no. कम से कम यहाँ पे 100 तो होने चाहिए. Can they combine? Answer is no. डिवेंचर होल्डर वैलिड द जॉइंट एप्लीकेशन. आंसर इज नो. यहाँ पे एक बार चेक करना. तो पहले का भी नोट है, दूसरे का भी नोट है और तीसरे का भी नोट है. एप्लीकेशन जो है वो पूरी की पूरी तरह से फेल है. आप एप्लीकेशन यहाँ पे फाइल नहीं कर पाओगे. बस ये पर ध्यान दो. क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में आती है? बोलो बोलो मेरे बच्चों, बोलते क्यों नहीं हो? बोलो मेरे बच्चों, बोलते क्यों नहीं हो? बोल दो ना जरा. डन. आगे देखो जी. अब यहाँ पे सिल्वर लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एफडी स्कीम 2200 डिपोजिटर आउट ऑफ 150 डिपोजिटर जॉइंटली फाइल एप्लीकेशन. तो 150 2200 का 10%, 220 और 100 विच एवर इज लेस. ये 150 है. ठीक है. प्रोजेक्ट सी स्काई लाइन रेजिडेंसी 950 होम बायर 950 70 होम बायर. गलत है क्योंकि कम से कम 95 100 लेस बनेगा 95, तो 70 तो नहीं हो सकते. बैंक एक्स लोन ऑफ 100 करोड़ कंपनी डिफॉल्ट 90 लाख बिलो थ्रेशोल्ड. नहीं. अब कंपनी पहली बात तो डिपोजिटर मस्ट सेपरेटली, दे आर नॉट ए क्लास ऑफ क्रेडिटर. होम बायर एप्लीकेशन नॉट मेंटेनेबल. बिल्कुल सही बात है. और यहां पे भी डिफॉल्ट सही बात है. इस एप्लीकेशन डिपोजिटर जो है वो वैलिड है. आंसर इज यस. यहाँ पर वैलिड है. 70 होम बायर जो हैं वो कर सकते हैं. नहीं. और क्या बैंक कंपनी डिफॉल्ट टुवर्ड्स डिपोजिटर एंड होम बायर अबव 1 crore इवन इफ ऑन डिफॉल्ट इज कैन बैंक एक्स rely on the fact that company default towards depositor and home buyer above 1 crore even if own. हाँ कोई दिक्कत थोड़ा उसके अंदर. बैंक even if own default less than 1 crore section 7(1) explanation allow FC to rely on default towards any other financial creditor since the default amount depositors is more than 1 threshold limit. तो बैंक X can file. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. जो आपका भाई अगर मान लो उसका डिफॉल्ट 1 करोड़ से कम का है बट डिपोजिटर का 1 करोड़ से ऊपर का है, तो सिंपल सी बात है अगर मैंने एप्लीकेशन फाइल कर दी है तो ऑब्वियस सी बात है वो दूसरे के बिहाफ पे भी एप्लीकेशन फाइल हो चुकी है. दोबारा से एप्लीकेशन फाइल करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है. वही बात यहां पे निकल के आ रही है.
मतलब जो एक्सप्लेनेशन है ना, उसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन दी है सेक्शन नंबर 7 के अंदर, कि अगर आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी है और वो एप्लीकेशन दूसरे के बिहाफ पे है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दूसरे को अलग से एप्लीकेशन फाइल करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, वही सेम बात यहाँ पे आपकी दी हुई है। ठीक है, लो अब जाके हमारी ये केस स्टडी वैसे सारी खत्म हो जाती हैं। एक बार अभी सारी की सारी केस स्टडी पढ़ोगे, और आपको मैंने एक होमवर्क दिया था यहाँ पे, आपको मैंने होमवर्क दिया था कि 7-2, हाँ यहाँ 7-2 से एक बार आपने सारा कुछ पढ़ के आना है। 7-2 पढ़ लेना, ठीक है। और उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है, ये भी हम कल डिस्कस करेंगे। मतलब कल हम सेक्शन 7 सारा कर लेंगे जी, कल हम सेक्शन 7 सारा रिवाइज कर लेंगे। फिर हम 8 और 9 के ऊपर आएंगे। 8 और 9 जो है वो हमारा एक दिन में ही रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर 10 भी हमारा एक दिन में हो जाएगा। तो आने वाले 3 दिन के अंदर जो प्रोसीजर है वो सारा समझ लेंगे हम, ठीक है जी। चलो आज हम इतना ही करते हैं, छोटू सी क्लास, ठीक है। और बाकी फिर हम मिलेंगे कल वाली क्लास के अंदर, इसमें सेक्शन 7 हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये केस स्टडी जो है मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, एक बार वहां से केस स्टडीज को देख लेना, ठीक है जी। चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।